एक सम्मानित राष्ट्रीयकृत बैंक में नियुक्ति पाकर वो फूली नहीं समाई। विद्यार्थी जीवन से ही उसे बैंक की नौकरी आकृष्ट करती थी। उसे लगता शक्ति, सच्चाई और नैतिकता जैसे मूल्यों को केवल बैंक में ही निर्वाह किया जा सकता है। उसे लगता कि हाथ नोटों से भरे हों फिर भी दिमाग विचलित ना हो, ये एक अग्नि परीक्षा ही होती होगी। लेकिन कुछ दिन नौकरी पर जाकर अपर्णा ने पाया कि ये महज उनके रूटीन का एक हिस्सा है। हालांकि इससे 6 महीने पहले अपर्णा की नियुक्ति विश्वकर्मा डिग्री कॉलेज में हो चुकी थी। उसने इस शिक्षक प्राध्यापक उसे बासी और निरीह लगते थे। उसकी ड्यूटी मुख्य हॉल में थी। कुल वहाँ 25 मेज़ें थीं। हॉल भरा भरा लगता था। अपनी एक निश्चित जगह और अलग मेज़ देखकर अपर्णा को गर्व हुआ। उसने घर आकर माँ और पिताजी से कहा, जितनी बड़ी घर में चारपाई है उतनी बड़ी तो मेरी मेज़ है। रोज़ लाखों रुपए का टर्नओवर होता है, इतनी बड़ी बैंक है। माँ और पिताजी गौरवान्वित हुए। हमारी बेटी ने अपनी लियाकत से ये जगह पाई है। हज़ारों ने इम्तहान दिया पर पास तो बिरले ही हुए ना। भगवान तुझे दिन रात तरक्की दे। काम में मेहनत और एकाग्रता की ज़रूरत थी। दोनों गुण अपर्णा के अंदर थे। 2 बजे तक का वक्त पलक झपकते बीत जाता क्योंकि वो पब्लिक डीलिंग का समय होता। उसके बाद शुरू होता असली काम। गार्ड शटर बंद कर देता, अंदर पैसे पैसे का हिसाब मिलाया जाता। अपर्णा के लिए ये करिश्मे से कम नहीं था कि इतने काउंटरों पर, इतनी मेज़ों पर, इतनी तरह से पैसों का लेन देन हो और अंत में हिसाब एक क्रॉसवर्ड पहेली की तरह एकदम फिट बैठ जाए। हेलो रूपा सिंह, मुझे बहुत खुशी है तुम आई। कमलवीर सिंह, हेलो। जब सारा हिसाब फिट बैठ जाता तो 4:30 बजे तक सारे कर्मचारी और अधिकारी फुर्सत में आ जाते। फिर चाय का दौर चलता और हॉल गपबाजी से गूंज जाता। लेकिन किसी किसी दिन हिसाब में बल पड़ जाता। 10 पैसे या 10 रुपए की गड़बड़ निकलती और सारा स्टाफ रोक लिया जाता। सभी कागजात नए सिरे से जांचे जाते, लेजर मिलाए जाते, पूरी नकदी गिनी जाती। हिसाब साफ होने के बाद ही स्टाफ फारिग होता। शुरू में अपर्णा को बड़ी हंसी आती। अरे अगर 10 पैसे का हिसाब गड़बड़ है तो अपने पास से मिला दो, बस छुट्टी। कम है तो अपने पर्स से डाल दो, ज़्यादा है तो दराज में डाल दो, भूल चूक लेनी देनी। उसके सहकर्मियों ने उसे बताया कि बैंक के काम में भूल चूक लेनी देनी वाला मुहावरा बिल्कुल नहीं चलता है। ये तो बैंकिंग के सिद्धांत का शत्रु है। बैंक के शाखा प्रबंधक एक नाटे मोटे चश्मे वाले मिस्टर खन्ना थे, जो सारा दिन हस्ताक्षर करते देखे जाते थे। ये राष्ट्रीयकृत बैंक शहर के हृदय में स्थित थी। हुस्न तबस्सुम, अरे कैसी हो? इसलिए यहाँ व्यवसायियों की और व्यापारियों की बहुत भीड़ रहती थी। वे सुबह 10 बजे इंतज़ार करते मिलते। 5 चबाते हुए वे अपने स्कूटरों पर बैठ बैंक की सीढ़ियों पर खड़े मिलते। कुछ व्यापारियों, फर्मों के मुनीम और अकाउंटेंट इस काम के लिए आते, लेकिन पुराने किस्म के लोग धोती कुर्ते में स्वयं चले आते। उनका हुलिया देखकर ये अंदाज़ लगाना मुश्किल था कि वे कितनी हैसियत के आदमी हैं, लेकिन लेजर देखने पे पता चलता कि वे लाखों में खेलते हैं। सुबह सुबह
अपने घर की सिली बनियानों की चोर जेबों में नोटों का वक्षस्थल फुलाए वो जमा काउंटर के पास खड़े हो जाते। अपर्णा का मन होता उनसे कहे, सेठ जी थोड़ा सा पैसा खर्च कर कपड़े किसी पावर पैक साबुन से धुलवा लीजिए, सारे बैंक में पसीने की बू आ रही है। पर प्रकट में वो यूं ही सिर नीचा करके अपना काम करती रहती। अपर्णा को अपने सहयोगियों पर या खुद अपने पर हैरानी होती। पैसा एक अमानत की तरह उन सबके हाथों से गुजरता। अपर्णा अपनी सहेलियों को बताती, पता है जिस कुली के सिर पर ईंटों की तरह चिनवाकर 5-5 लाख के नगद नोटों की गड्डियाँ स्ट्रॉन्ग रूम से ट्रेजरी भेजी जाती हैं, उस कुली की कुल मजदूरी क्या होती है? सिर्फ 10 रुपये रोज़। आप उससे पूछिए कब से काम कर रहा है, कहेगा यही कोई 10 साल से। शिवानी, हेलो। सहेलियाँ दंग रह जाती। कमाल है, 10 साल में क्या एक भी बार उसकी नीयत खराब नहीं हुई? हम होते तो नोट लेकर भाग जाते। अपर्णा से रिलाती, तुम भी ऐसा ना करते। जब सिर पर जिम्मेदारी पड़ती है तो ईश्वर अपने आप शक्ति देता है। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे किसी यूटोपिया में पहुंच गई हो। सच यूटोपिया ही लगता है। हर आदमी अपने काम में इतना मुस्तैद, इतना चौकस है कि ये संस्था और इसकी प्रणाली पर गर्व होता है। यकीन ना हो तो किसी दिन आकर देखो। 2-4 बार अपर्णा की सहेलियाँ उससे मिलने दफ्तर आई, पर अपर्णा काम में इतनी घिरी रहती कि वे लोग उठकर कॉफ़ी पीने भी नहीं जा पाए। अलबत्ता मेज़ पर ही कॉफ़ी मंगा ली गई। हेलो सिनी वाली। उषा किरण, अरे वाह कैसी हैं? बहुत अच्छा लग रहा मुझे आपका आना। सहेलियों ने मुंह बिचकाया। उन्होंने कहा ये तो 10 से 5 तक जेल की तरह है। अपर्णा कुछ नहीं बोली, मुस्कुरा दी। वो जानती थी ये वो नहीं, उनकी कुंठा बोल रही है। ये वो दिन थे जब अपर्णा आशा और विश्वास से भरी हुई थी। उसे जगह जगह लिखे नारे भी अच्छे लगने लगे थे। परिश्रम ही देश को महान बनाता है, अनुशासन आज की ज़रूरत है, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा, दूरदृष्टि। फिरोज़ खान नमस्ते। आलोक मिश्र नमस्ते। उसे रात में सपने भी इसी तरह के आते। उसे लगता सपनों में उसने देखा कि उसने अपनी ही शाखा के एक सहयोगी से शादी कर ली है, उसकी पत्नी बन गई है और रोज़ सुबह 9:30 बजे दोनों अपना अपना लंच बॉक्स थाम कर स्कूटर से रवाना होते हैं। दोनों का एक जॉइंट अकाउंट है और घर में दोनों की मर्ज़ी से सारा कामकाज होता है। ये बड़े मुमकिन किस्म के सपने थे, और अगर हॉल में एक भी आदमी अविवाहित और नौजवान होता तो ये पूरे भी हो सकते थे। पर मौजूदा स्टाफ में सब लोग इस कदर विवाहित थे कि उनके बारे में सोचना भी फिजूल था। दफ्तर में 2 महिलाएं और थीं। उनका अपर्णा से कोई झगड़ा नहीं था, लेकिन आत्मीयता भी नहीं थी। उन दोनों का आपस में दोस्ताना था। कभी कभी अपर्णा को सतर्क करना वो अपना कर्तव्य समझती थी। मिसेस श्रीवास्तव कहती हैं, संभल कर रहना अपर्णा, ये शादीशुदा मर्द बड़े खतरनाक होते हैं। पहले आतुर बनेंगे, फिर कातर और फिर शातिर, एकदम पन्ना लाल होते हैं सब। अपर्णा कहती है, मुझे तो सब बड़े सीधे नज़र आते हैं, लगता ही नहीं कि यहाँ इनके मर्दों के बीच बैठे हैं। मिसेस श्रीवास्तव एक तजुर्बेदार हंसी हंस देती। अपर्णा का काम करते करीब 2.5 महीने हो गए। एक दिन खन्ना साहब ने एकाएक उससे पूछा, आज शाम क्या कर रही हैं आप? अपर्णा सतर्क हो गई। उसे सारी चेतावनियाँ याद आ गईं। जी मुझे माँ को लेकर डॉक्टर के पास जाना है, उसने मुंह लटकाकर कहा। कोई ज़रूरी काम है क्या? शैलेंद्र, चेतन, आप सबको मेरा नमस्कार। मैंने सोचा आवर्ती जमा योजना का बहुत सा काम बकाया पड़ा है, आपकी मदद से आज निपटा दूं। अपर्णा को अपनी चालाकी पर ग्लानि हुई।
लेकिन अब वो झूठ बोल चुकी थी। आज की शाम आप क्या कर रही हैं? ये सवाल धीरे धीरे बैंक का हर छोटा बड़ा अधिकारी अपर्णा से पूछ चुका था। अपर्णा बुद्धू नहीं थी। माँ की बीमारी, पिता का प्रवास उसके रक्षा कवच थे। अपनी शाम साबुत सुरक्षित बचाने का उसके पास यही एक उपाय था। लेकिन एक शाम वो चपेट में आ गई। हम उम्र सहयोगी सिन्हा ने कहा, अपर्णा जी, आज ऑफिस में ही 2-4 मित्रों को बुलाया है, आप भी रुके। अपर्णा ने अपना कवच और कुंडल निकाला। देखिए, मुझे माँ के साथ। नहीं अपर्णा जी, आप सिर्फ 20 मिनट मुझे दे दें। मेरे बेटे का जन्मदिन है आज। आप घर पर जन्मदिन नहीं मनाएंगे? ऐसा है, मेरा बेटा अपनी मम्मी के साथ बनारस गया हुआ है। सुबह से ही उसकी बहुत याद आ रही है, इसलिए मैंने कुछ लोगों को यहीं बुला लिया। अपर्णा एक तरह से फंस गई। उसके लिए ये कहना बहुत मुश्किल था कि 20 मिनट भी वो नहीं दे सकती। 5 बजे बैंक में सभी लोग चले गए। सिर्फ चौकीदार और 2 चपरासी अपने अपने स्टूल पर बैठे रह गए। थोड़ी देर में सिन्हा के मेहमान आने शुरू हुए। दफ्तर के बाहर 2-4 स्कूटर, मोपेड और एक मारुति आकर खड़ी हुई। इनमें से किसी का भी चेहरा अपर्णा के लिए परिचित नहीं था, इसलिए वो अपनी सीट पर बैठी रही। था जल्दी ही सिन्हा आकर उसको लिवा ले गया। सबसे सबका परिचय हुआ। केक की रस्म अदा होते ही अपर्णा ने कहा कि मैं जाऊंगी। सिन्हा ने कहा 5 मिनट। चपरासी दाताराम एक बड़ी सी प्लेट में ढेर सारी बर्फ़ लेकर आया। इसके पहले कि अपर्णा चीज़ों को समझती, बात की बात में न जाने किस कोने से विस्की की बोतल मेज़ पर रख दी गई। बैठे लोगों के थके चेहरों पर एकाएक स्फूर्ति आ गई। सिन्हा ने मेज़ की दराज से ग्लास निकाल लिए। एक्सक्यूज़ मी, अपर्णा ने कहा और उठ गई। अरे अरे, आप क्या अनर्थ करती हैं? अभी तो पार्टी शुरू हुई है, सिन्हा ने कहा। जी नहीं, मैं जाऊंगी घर, अपर्णा ने दृढ़ता से कहा और बाहर आ गई। चपरासी और चौकीदार उसे कौतुक से देख रहे थे। छी, ये सब दफ्तर में चलता है और आप लोग रोकते भी नहीं, अपर्णा ने कहा। हम रोकने वाले कौन होते हैं जब आप लोग नहीं रोकते? क्या यहाँ अक्सर ये सब चलता है? और बैंक में शाम को क्या होता है? सब कभी सिन्हा साहब, कभी खन्ना साहब। बैंकों का ये इस्तेमाल अपर्णा के लिए एक धक्का था। शाम को जब कभी उसने बैंक की लाइट जलती देखी, उसने यही सोचा कि बैंक के अधिकारी कितने मनोयोग से अपना काम पूरा करते हैं। रिक्शा स्टैंड तक अपर्णा को खतरा महसूस हुआ कि कहीं सिन्हा पीछे ना आ जाए। जब वो सकुशल रिक्शे में बैठ गई, तब उसने चैन की सांस ली। घर में माँ या पिता को इस घटना की जानकारी देना उसने मुनासिब न समझा। आज उसकी अकड़ खंडित होते होते बची थी। साल बीतने पर वो भी एलटीसी प्राप्त करने की हकदार हो गई। माँ ने कहा, तो छुट्टी ले ले तो हम सब जगन्नाथपुरी चले। चलो, बात ही सही, अपर्णा ने सोचा। हालांकि वो चाहती थी कि कुल्लू मनाली जाया जाए। माँ ने सारी तैयारी कर ली। उसने दफ्तर से एडवांस लिया। आरक्षण आसानी से हो गया। लेकिन यात्रा की सुबह एक अप्रत्याशित घटना हो गई। पिताजी को अचानक घबराहट और सीने में दर्द उठा। देखते देखते वे तीनों स्टेशन की बजाय अस्पताल पहुंच गए। वहां शुरू हो गया ईसीजी, एंजियोग्राफी और अन्य जांचों का लंबा सिलसिला। अपर्णा की 10 दिन की छुट्टी इस बीमारी में खत्म हो गई। पिताजी बच गए, लेकिन वे तीनों बुरी तरह से हिल गए। इस बीच अपर्णा ने दफ्तर फ़ोन करके अपने अधिकारी को बता दिया था कि वो छुट्टी पर घूमने नहीं जा पाई है। उसने सोचा छुट्टी के बाद वो दफ्तर जाएगी और एडवांस वापस कर देगी। 10 दिन बाद जब वो दफ्तर गई
चपरासी ने उसे एक रजिस्टर्ड लिफाफा पकड़ाया। ये बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय से आया था, जिसमें लिखा था, आपने एलटीसी का झूठा बिल पेश कर बैंक के साथ धोखाधड़ी और धन के दुरुपयोग की चेष्टा की है। इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण तत्काल दें, अन्यथा आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने को हम बाध्य होंगे। अपर्णा पत्र लेकर दंदनाती हुई खन्ना के कैबिन में घुसी। सर, मैंने तो फ़ोन पर आपको पहले ही सूचित कर दिया था कि। शाखा प्रबंधक ने चश्मे में से उसे घूर कर देखा। मुझे आपका कोई फ़ोन नहीं मिला। आपको जो भी कहना है लिखित में कहें। अपर्णा के लिए यह आरोप न सिर्फ निराधार था बल्कि बचकाना भी, खासकर तब जब वो आज अपने पर्स में एडवांस की रकम भी लौटाने के लिए लाई थी। हेलो मीना जी, नमस्ते। देखिए, हम यहाँ मिल रहे हैं। खन्ना ने सिन्हा को बुलाकर सलाह की। यह तय हुआ कि ये जितने भी नए अपरिपक्व अनुशासनहीन अधिकारी हैं, इन्हें सबक सिखाया जाए और उनकी लीपापोती कतई मंजूर न की जाए। सिन्हा ने कहा, और सर, हमारी फाइल में इनके द्वारा दिया गया बिल जमा है, उस पर तारीख भी इनके हाथ की ही लिखी हुई है। अपर्णा अभी भी नहीं डरी। उसे लगा सच्चाई में बड़ी ताकत है, सच्चाई उसके साथ है, उसकी नीयत में कोई खोट नहीं है, वो क्यों घबराए। घर में माता पिता भी उसने संक्षेप में ये सारी बात बताई और पिता ने कहा, तू क्यों फिक्र करती है, मैं चलूँगा तेरे साथ क्षेत्रीय दफ्तर। जाते वक्त पूरे रास्ते पिता समझाते रहे, तो बिल्कुल न डरना, सच में आज भी बड़ी शक्ति होती है। मेरी इतनी उम्र हो गई, मैंने आज तक झूठ का सहारा नहीं लिया और मैं कभी घाटे में नहीं रहा। क्षेत्रीय कार्यालय कानपुर की एक व्यस्त स्वच्छ सड़क पर था। भव्य इमारत, भारी सुरक्षा और तामझाम से भरपूर। कार्यालय का हर अधिकारी कर्मचारी बहुत व्यस्त नजर आ रहा था। अपर्णा संबंधित अधिकारी से मिलना चाहती थी। पूछताछ से पता चला कि वो तो दौरे पर निकले हुए हैं। उनके कनिष्ठ अधिकारी ज़रूर हैं। इस अधिकारी की कैबिन में जाने से पहले विभागीय कर्मचारियों का एक हॉल क्रॉस करना पड़ता था। जब अपर्णा अपने पिता को साथ लेकर कैबिन में जाने के लिए उद्यत हुई, चपरासी ने रोक कर कहा, एक एक करके जाना, भीड़ की भीड़ क्या करेगी अंदर। भीड़ नहीं, ये मेरे पिता हैं, अपर्णा ने रोक कर रौब से कहा। ऑर्डर नहीं, एक बार में एक ही आदमी जा सकता है। पिताजी को बाहर ठहरने की कहकर अपर्णा अंदर गई। कनिष्ठ अधिकारी वरिष्ठ अधिकारी की अकड़ से कुर्सी पर बैठा हुआ था और उसका कान फोन में और आंख फाइल में घुसी हुई थी। उसने अपर्णा के अंदर आने का कोई नोटिस नहीं लिया और बड़ी देर तक फ़ोन पर बात करता रहा। थककर अपर्णा सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। फ़ोन रखते ही उसने अपर्णा की तरफ इतनी रूखी नज़र से देखा कि वो अटपटाकर खड़ी हो गई। न चाहते हुए भी वो अपनी बात में उसे सर सर कहने लगी। 1-1.5 मिनट तक अधिकारी ने उसकी बात सुनी, फिर निरपेक्ष भाव से कहा, अब आप क्या चाहती हैं। मैं चाहती हूँ मेरे स्पष्टीकरण पर आप ध्यान दें और मेरी विश्वसनीयता पर संदेह न किया जाए। स्पष्टीकरण की पुष्टि करना हमारा फर्ज है। शाखा प्रबंधक और उनके सहयोगी अधिकारी की रिपोर्ट पर आपके विरुद्ध जांच की कार्रवाई तो करनी ही पड़ेगी। ये सरासर अन्याय है। मैंने अभी अर्ज किया कि वो पैसे मैंने एडवांस बिल के अगेंस्ट लिए थे। छुट्टी के बाद मैं वो धनराशि तुरंत वापस करने आई थी। आपने अपनी यात्रा रद्द करने की कोई सूचना कार्यालय को नहीं दी। नंबर 1, आपके बिल पर कहीं भी एडवांस बिल जैसा शब्द नहीं लिखा हुआ है। नंबर 3, आपके पास अपनी भेजी गई सूचना का कोई लिखित सबूत नहीं है। फिर हम कैसे माने कि आप संदेह से परे हैं। आप अपने विवेक से न्याय करें। क्या मैं आपको कोई के रूटीन में कोई अर्थ नहीं होता। फिर इधर हमारे नए आए जूनियर्स में
जी इनकी पड़ताल होनी ज़रूरी है, आप जा सकती हैं। पर सर, आप अपना समय बर्बाद कर रही हैं। अधिकारी ने घंटी बजा दी। अपर्णा बौखलाई सी चपरासी के पीछे पीछे बाहर आई। उसके पिता डीलिंग क्लर्क के सामने पड़ी कुर्सी पर बैठे हुए थे। क्लर्क के मुंह में ठोसा ठोस पान भरा था और वो बड़े गौर से अपने चश्मे में से अपर्णा को देख रहा था। चलो, अपर्णा ने बिना उससे बात किए पिता से कहा। क्लर्क ने गुस्से में मुंह का पान लहूलुहान कर लिया। उसे केस का पता था। उसे लगा गले तक मुसीबत में फंसी है लड़की, बट अकड़ देखो, डीलिंग क्लर्क से बात किए करने में इसकी हेठी होती है। दर्जनों केस उसकी मेहरबानी से इसी दफ्तर की अलमारी में दफन हुए पड़े हैं। उसने सोचा था लड़की अगर उससे ठीक से मुलाकात करेगी, थ्रू प्रॉपर चैनल अंदर जाएगी और आइंदा उस मनहूस बूढ़े को साथ लेकर नहीं आएगी तो वो उसका मामला दबा देगा। अभी जांच की कार्रवाई का कागज़ डिस्पैच नहीं हुआ था, पर इसके तो मिजाज 7वें आसमान पर है। उसके चले जाने के बाद उसने चपरासी, जो उसका सलाहकार भी था, उससे कहा, इसी तरह अपने बाप को लेकर आती रहेगी तो 10 साल इंक्वायरी चलवाऊंगा, रो ना दे तो कहना। चपरासी खैनी के लिए श्रीवास्तव का मोहताज रहता था। उसकी किसी बात से असहमत होना उसे ठीक नहीं लगता था। उसने सिर हिलाया। अगला पूरा हफ्ता भाग दौड़ में बीता। हालांकि वो नई थी, सहयोगी उससे हमदर्दी रखते थे। जिसने जिस मददगार का नाम बताया वो वहीं दौड़ी। लखनऊ, कानपुर उसके लिए कटरा और मंफोड़गंज बन गए। कभी किसी सूचना पर, कभी किसी बिना रेल आरक्षण के वो सफ़र पर चल देती। घिच-पिच भरे डब्बों में बोरों पर बैठकर, खड़े होकर, लटक कर अधिकतर संबंधित व्यक्ति से मुलाकात ही न होती, या वो अपनी व्यस्तता बताकर 2 दिन बाद आने का वक्त देता। अनजान शहर में कहीं भी ठहरना उसे निरापद न लगता। मजबूरन वो वापस आती और 2 दिन बाद फिर चल देती। माँ और पिता लाचार उसे देखते। उन्हें लगता उनकी अप्पी यकायक बहुत बड़ी हो गई है, अब उसकी मुश्किलों का हल वो नहीं निकाल पाएंगे। जांच बैठ चुकी थी, फाइल मोटी होती जा रही थी। अपर्णा दुबली। क्षेत्रीय कार्यालय के एक अधिकारी प्रीतम सिंह, यूनियन के एक प्रतिनिधि समीर सक्सेना, जहाँ अपर्णा एक अधिकारी की हैसियत से जाती थी, अब एक अभियुक्त की तरह आती और अपने शाखा प्रबंधक के कमरे के बाहर कुर्सी पर बैठी रहती। फाइल गोद में रखे, आंखें दीवार पर टिकाए। जांच का आतंक कुछ ऐसा था कि दफ्तर के चपरासी तक अपर्णा को सलाम करना बंद कर चुके थे। कोई इस लफड़े में पड़ना नहीं चाहता था। कविता, हेलो। जांच के दौरान बहुधा सवाल इस तरह पूछे जाते जिनका जवाब हाँ या ना में देना पड़ता। अपर्णा अपने को बहुत बुरी तरह फंसा पाती। उसकी शक्ल हर समय रुआंसी रहने लगी थी। बड़ी मुश्किल से उसे ये पता चला कि समीर सक्सेना कहाँ ठहरे हैं। उसने सोचा वो विशेष रूप से उनसे मिलकर अपनी बात समझाने की कोशिश करेगी। उनसे मिलना आसान नहीं था। अक्सर होटल में उनके कमरे में ताला ही पड़ा रहता। जब वे लौटते तो उनके मुलाकाती एक छोटे मोटे जुलूस की शक्ल में उनका स्वागत करते। वे देर तक लाउंज में लोगों से बातें करते रहते, उनके प्रार्थना पत्र प्राप्त करते। इतनी भीड़ के बीच अपर्णा अपना मामला नहीं खोलना चाहती थी, इससे सिर्फ तमाशा बनता। लेकिन भीड़ के निपटते ही समीर सक्सेना कमरे में दाखिल हो जाते और वेटर उनके दरवाजे पर डू नॉट डिस्टर्ब की तख्ती लटका देता। सुमन केशरी, नमस्ते। कितनी अच्छी। आपको आवाज़ नहीं आ रही मेरी? नहीं आ रही आवाज़? हाँ, मेरी आवाज़ कम आती है क्योंकि मैं माइक यूज़ नहीं करती। माइक है वो काम नहीं कर रहा मेरा माइक। कोशिश कीजिए सुनने की। वेटर की काफ़ी मिन्नत खुशामद अपर्णा को सक्सेना जी से मुलाकात करने का मौका मिला। उन्होंने काफ़ी गौर से उसकी बात सुनी। अब तक अपर्णा हर एक महत्वपूर्ण आदमी को सर कहने लगी थी।
उन्होंने कहा, आप तो स्वयं अधिकारी हैं, नई है इससे क्या, आप किसी को अपर्णा को सक्सेना जी की बातों से राहत मिली। पहली बार उसे किसी ने इंसान की हैसियत से संबोधित किया था। मैं देखूंगा जो ऐसे केस उलझ गया है, क्योंकि उनके पास सबूत है, आपके पास कोई सबूत नहीं है। क्या नेक नीति अपने आप में कोई सबूत नहीं होती? अपर्णा ने कहा, दफ्तरी मामलों में सबसे ज़रूरी चीज़ होती है लिखित सबूत। फिर भी मैं कोशिश करूंगा। ये खन्ना कैसा आदमी है? महाधूर्त, अपर्णा ने कहा। सक्सेना जी के अधपके बालों की ओर देखकर अपर्णा ने संकोच से कहा, आपको बताते हुए मुझे संकोच होता है कि दफ्तर में खन्ना साहब और सिन्हा साहब दोनों का व्यवहार महिला कर्मचारियों के प्रति अच्छा नहीं है। इस सिलसिले में हमें कभी उनकी कोई शिकायत नहीं मिली। सर, मुझे तो मालूम है, एक नई प्रोबेशनर को रोज़ अपनी मेज़ की दराज में कागज़ पर लिखे अश्लील शेर मिला करते थे। उसने मुझे खुद दिखाए थे। वो लिखावट हूबहू खन्ना साहब की थी। मेरे प्रति भी उनका रवैया तभी ख़राब हुआ जब मैंने शाम 5 बजे के बाद दफ्तर में रुकने से इनकार किया। लेकिन ये एक आम शिकायत है कि जब जब महिला वर्करों को योग्यता पर टोका जाता है, वे पुरुषों के चरित्र पर सवाल उठा देती है। ऐसा नहीं है सर, अक्सर ये बात सच भी होती है। इस वक्त इस पचड़े को उठाने से आपको मामले में कुछ वक्त मिल जाएगा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्या आपकी सहेली इस बात की पुष्टि करेगी कि उसे खन्ना साहब तंग करते रहे हैं? मैं पूछूंगी। वैसे मैं अब तक काफ़ी तनाव और परेशानी झेल चुकी हूँ। मैं भी नहीं चाहती कि मेरा केस अनिश्चित काल के लिए ऐसे घिसटता रहे। आप पता कर मुझे बताइएगा, क्या किसी और महिला को खन्ना साहब से शिकायत है या सिन्हा साहब से? अगले दिन फरीदा से बात की। फरीदा, और जब उसे लगातार 4 दिन अपनी दराज में गंदे शेर लिखे मिले, उसने अपना दुखड़ा अपना तो सुनाया था। शिकायत का प्रस्ताव सुनकर वो एकदम बेदक गई। वो इस वाक़े को पब्लिकली नहीं कहना चाहती थी। फिर अब तो वो शेर व शायरी बंद भी हो गई थी। ना बाबा, मैं इस लफड़े में नहीं पढ़ना चाहती। कितनी फजीहत होगी। मेरे अम्मा और मेरी अम्मी अब्बा तो मुझे जान से मार डालेंगे। पर ऐसी बातों का पर्दाफाश तो होना ही चाहिए ना। उसने कहा, आगे वो और लड़कियों को भी तंग करेगा तो वो खुद निपटेंगी। मैं मोर्चा को नहीं खोलना चाहती हूँ। और सवाल आपके झूठे बिल का है, इसका इन सारी बातों से क्या लेना देना? फरीदा के तेवर बदलते देख अपर्णा चुप हो गई। सक्सेना जी से उसका मिलना तय था। सब कुछ सुनकर सक्सेना बोले, मैंने आपसे पहले ही कहा था, व्यर्थ के नए प्रसंग उठाने में कोई लाभ नहीं होगा, सिर्फ थोड़ा वक्त मिल जाएगा। आज तो मैं वापस लौट रहा हूँ। अगली बार आऊँगा तो हम आपकी डिफेंस की रूपरेखा बना लेंगे। आपकी फ़ाइल भी मैं अच्छी तरह देख लूँगा। अपर्णा ने सोचा था कि 10 मिनट में वो फ्री हो जाएगी, लेकिन सक्सेना साहब ने 1.5 घंटा लगा दिया है। प्रीतम सिंह घनी दाढ़ी और भारी देह वाले सहृदय से दिखने वाले अधिकारी थे। उनके बारे में किसी को ज़्यादा जानकारी नहीं थी। एक दिन उनका फ़ोन आया, तब अपर्णा को पता चला कि वे गेस्ट हाउस में रुके हैं। वो वहाँ गई। जब सारी बातें दफ्तर में हो रही हैं तो यहाँ आने का क्या सेंस है? सिंह साहब ने उसे दरवाजे पर खड़ा देखकर कहा। नहीं सर, आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। अपर्णा ने पूरा प्रकरण सुनाया। सिंह साहब ध्यान से सुनते रहे, फिर बोले, लेकिन इस बात का सेंस क्या निकलता है? यही कि यह आरोप बेबुनियाद है। मेरी बात पर यकीन किया जाए। टेलीफोन पर दी गई सूचना को हम कैसे आधार बना सकते हैं? जांच तो आपके विवेक पर हो रही है ना। तुम अपनी फाइल लाई हो? सिंह साहब ने यकायक तुम संबोधन किया तो अपर्णा उत्साहित हो गई। उसे लगा जैसे अंधेरे में कोई चिराग जला हो। जी सर। सिंह साहब फाइल पर लटने लगे।
इस वक्त शाम हो चुकी थी। अपर्णा सुबह से घर से निकली थी। उसके पैरों में दिन भर की थकान थी। भूख और प्यास से चेहरा एकदम सूख गया था। लेकिन वो एक बार फिर अपनी सारी जान आवाज़ में भरकर सिंह साहब को एक एक कागज़ समझा रही थी। उसे लग रहा था उसकी डूबती नैया को सिंह साहब बचा लेंगे। चाय पियोगे? सिंह साहब ने पूछा। अपर्णा को और भी अच्छा लगा। अचानक सारी फीलिंग्स और फाइल पर दाढ़ी के ढेर से सफ़ेद बाल छितरा गए। अपर्णा दहशत में खुले दरवाजे की तरफ देखा, जिसे अब तक वो बहुत बड़ी सुरक्षा मान चुकी थी। दरवाजे पर मोटा भारी पर्दा पड़ा था, जिसे सिंह साहब बहुत बड़ी सुरक्षा मान चुके थे। फाइल इतनी पेचीदा थी कि एक बार नहीं कई कई बार देखी गई। कभी सिंह साहब देखते, कभी सक्सेना साहब। जांच की सुनवाई खिंचती चली जा रही थी। अपर्णा फाइल ढोते ढोते बेजान हो चली थी। सारा शरीर सफ़ेद पड़ता जा रहा था। रक्तहीन चेहरे पर न पहले का नूर था न नरमी। वो एक ऐसे कुचक्र में पड़ गई थी कि फाइल दिखाने से ना तो मना कर सकती थी न विद्रोह। कई बार उसने सोचा वो सीधे वित्त मंत्री को पत्र लिखे, पर वो जानती थी कि पत्र का नतीजा यही होगा कि एक जांच और बैठा दी जाएगी। उसकी फाइल और भी पेचीदा होती जाएगी और दर्जनों अधिकारियों के हाथों से फाइल गुजरेगी। इस बिंदु पर नौकरी छोड़ने का मतलब होता वो सारे आरोप स्वीकार कर त्याग पत्र दे रही है। ऐसी स्थिति में अन्य कोई नौकरी मिलनी भी मुश्किल थी। अब तक शहर में जांच की खबर फैल चुकी थी। जहाँ कोई उस परिचित उसको देखता, अजब नज़रों से घूरता। उनकी निगाहों से लगता अपर्णा बेहद मक्कार और बेईमान इंसान है, और वे खुद एकदम सच्चे दूध के धुले हैं। सहेलियों ने शुरू में कुछ दिन हमदर्दी दिखाई, फिर वे भी इस प्रसंग से ऊबने लगी। अपर्णा हर स्तर पर अकेली होती गई। जिन दिनों जांच की कार्रवाई स्थगित रहती, अपर्णा के मन में बेहद आक्रोश इकट्ठा होता जाता। वो सोचती उसे खन्ना के केबिन में घुसकर एक दिन उसे ताबड़तोड़ मारना है। सिन्हा के स्कूटर के सामने उसे पत्थर रख देना है। एक दिन कुर्सी पर खड़े होकर उसे चीख चीख कर सबको बताना है कि इस राष्ट्रीयकृत बैंक में कैसे घपले और घोटाले होते हैं। झूठे बिलों के जरिए हर आदमी हज़ारों रुपए बनाता है, चाहे मेडिकल बिल हो, चाहे यात्रा बिल या स्टेशनरी बिल। इस सब की कोई इंक्वायरी नहीं होती, इस सब पर जांच नहीं बैठाई जाती। जांच उसके 1800 रुपये के बिल पर बैठाई गई है, जिस पर अब तक 28,000 रुपये जांच में खर्च हो चुके हैं। उसे पता है इस बैंक में छोटे बड़ा कोई कर्ज बिना कमीशन के मंजूर नहीं होता। ऊपर से नीचे तक सबका परसेंटेज बंधा हुआ है। सब कुछ समझते हुए भी अपर्णा अपनी आवाज़ न उठा पाती। उसे पता था दफ्तर में उसकी विश्वसनीयता ख़त्म हो चुकी है। खोया तो उसने और बहुत कुछ। अब उसे लगता जिस कारण से उसने खन्ना और सिन्हा से अनबन मोल ली, अदावत मोल ली, अब तो वो कारण भी, उस कारण की भी वो हिफाजत नहीं कर पाई। जांच अधिकारी उसे समझाते, ढाढ़स बंधाते, तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो, इस मामले को निपटा कर हम तुम्हारा तबादला और पोस्टिंग ऐसी जगह करवा देंगे जहां किसी को इस मामले की खबर भी ना होगी। तुम नए सिरे से जीवन शुरू कर सकोगे। क्या कभी वो नए सिरे से जीवन शुरू कर सकेगी? अपर्णा सोचती और उसकी उदासी गहरी होती चली जाती। हालांकि उसकी फाइल अब तक अच्छी तरह देखी भाली जा चुकी थी। फाइल देखने का दबाव अभी भी बना हुआ था। उसके सोमवार, उसके शनिवार, रविवार सब इस जांच की भेंट चढ़ चुके थे। अब उसे इसका कुछ अंदाज था कि इसका नतीजा क्या होगा। उसके निर्दोष साबित होने के पूरे आसार थे, पर इस संभावना के बावजूद अपर्णा के चेहरे पर मनहूसियत कम नहीं हो रही थी, बढ़ रही थी। उसे लग रहा था असली सज़ा तो वो पा चुकी है। दुनिया के नज़रों में गुनहगार की हैसियत से जी लेना उसके लिए एक भयंकर अनुभव रहा।
जिसे जांच अधिकारियों के दिलासे भी कम नहीं कर सके थे। उसे लगता था इस जांच की आँच कभी ठंडी नहीं होगी। इसी तरह शुक्रवारों को फ़ोन आते रहेंगे, शनिवार और इतवार उसकी फाइल निगलते रहेंगे। वो इसमें से निकलने की कोशिश में और भी उलझती जाएगी। बहरहाल जांच अभी जारी है।